इंडिया में टैक्स को लेकर कई सारी भ्रांति है। किसी को एक्चुअली नहीं पता कि वो अपनी टोटल इनकम में से कितने पैसे गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि इनकम टैक्स ही रियल टैक्स है, लेकिन मेरा अध्ययन जो आज मैं आपके सामने पेश करूंगा वो ये कहता है कि इनकम टैक्स टोटल टैक्स का सिर्फ 20% है जो हम गवर्नमेंट को देते हैं। तो जो ये सोचता है कि वो इनकम टैक्स नहीं दे रहा तो गवर्नमेंट उसे टैक्स नहीं ले रही है, तो वो एक भ्रम में जी रहा है। जब आप पैसे कमाते हो तो सबसे पहले तो आप इनकम टैक्स देते हो उस पर, फिर जब आप उन पैसों को कहीं खर्च करते हो तो आप जीएसटी के रूप में जीएसटी टैक्स देते हो। अगर आप ये सोचते हो कि आप अपने सारे खर्चे पूरे करने के बाद कुछ रुपए बचाते हो और उस पर सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेती क्योंकि वो रुपए तो आपने कुछ ना ही एक्सपेंडिचर की है, तो ये भी आपकी गलत फहमी है, क्योंकि इन्फ्लेशन के रूप में आप सरकार को इन्फ्लेशन टैक्स भी देते हो। फिर अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड या फिर किसी शेयर मार्केट में, तो टीडीएस कैपिटल गेन्स टैक्स जो कि लॉन्ग टर्म हो सकता है या शॉर्ट टर्म हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप उसे एक साल के अंदर या फिर किसी टाइम पीरियड के अंदर बेच रहे हैं, तो सेविंग पर भी हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक्सपेंडिचर पर गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, एक्सपेंडिचर पर भी सेविंग पर भी दोनों ही मामले में गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है। मेरा इंडियन टैक्स सिस्टम को लेकर अध्ययन तब शुरू हुआ जब मैं दिल्ली रह रहा था। तो कई रात मैंने स्विगी से फूड ऑर्डर किए थे, जहाँ पे मुझे पता चला कि यार मैं तो बहुत ही ज्यादा टैक्स दे रहा हूँ फूड में भी। और उसके बाद जब मैंने एक फोन लिया, मान लीजिए आप 15,000 रुपए का फोन लेते हो, तो यकीन मानिए उनमें से एक स्मार्टफोन पर 18% जीएसटी गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करती है। इसका मतलब अगर आप 15,000 रुपए का फोन लेते हो तो उसमें से 2700 रुपए गवर्नमेंट के है। वो एक्चुअल कॉस्ट जो फोन की है वो 15,000 नहीं है, बल्कि वो लगभग 12,000 के आसपास है, 3,000 के आसपास आपसे टैक्स लिया जाता है। जब ये सारी चीजें मैं देख रहा था कि कैसे हर एक ट्रांजेक्शन जो दो पार्टी करती है उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। जैसे आप कोई अप्लायंसेस खरीदते हो, आप रेफ्रिजरेटर खरीदते हो, आप मिक्सी खरीदते हो, या फिर आप कोई कोई फैन खरीदते हो, तो इस ट्रांजेक्शन में ये नहीं कि फैन बेचने वाला और आपके बीच में बस आप दो ही पार्टी हो, बल्कि गवर्नमेंट भी एक थर्ड पार्टी है जो इस ट्रांजेक्शन में आपसे टैक्स लेती है। इसी तरह आप जो है सेविंग साइड को भी देख सकते हो। हर कोई ये सोचता है कि उसके पास इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे सेविंग में होने चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि ये जो सेविंग में उसके पैसे सेव है उन पर भी वो टैक्स देता है। अगर आप बैंक में अपने पैसे सेव करके रखते हो किसी इमरजेंसी के लिए, जो कि ज्यादातर मिडिल क्लास करती भी है, कि अपनी पूरी इनकम की 25% मिडिल क्लास सोचती है कि 25% वो जो है सेविंग करे हर मंथ, तो ये जो 25% वो सेव करता है इस पर वो इन्फ्लेशन टैक्स देता है। कोविड के टाइम में इन्फ्लेशन रेट 8% के पास था, तो अभी फिलहाल 6% की रेंज में चल रहा है, जबकि आपको बैंक से लगभग 4% रेट ऑफ रिटर्न मिलता है अगर आप बैंक में अपने पैसे रखते हो। तो इसका मतलब अगर इन्फ्लेशन रेट 6% है तो आप एनुअली अपने पैसों की 2% वैल्यू खो रहे हो। जैसे कि अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर अभी फिलहाल 1 लाख रुपए रखे हैं, तो 1 साल बाद उन 1 लाख रुपए में से 2,000 रुपए गायब हो जाएंगे इन्फ्लेशन टैक्स की वजह से। 6% इन्फ्लेशन टैक्स, उसमें से अगर हम माइनस कर दे कि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको 4%, 3-4% के आसपास देती है, तो जो ये जो 2% का मार्जिन है ये आपसे गवर्नमेंट लेती है इन्फ्लेशन टैक्स के रूप में। ये एक्चुअली आपको कहीं ना कहीं अंदर से महसूस होता है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन दिखता नहीं है। इसीलिए इन्फ्लेशन टैक्स को गोस्ट टैक्स या फिर शैडो टैक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये शैडो में काम करता है और ज्यादातर हमें दिखाई नहीं देता। मतलब कि जब हम पैसे खर्च करते हैं तो हमें आभास तो हो जाता है कि यार ये जो चीज मैंने 1 साल पहले खरीदी थी ये इतनी महंगी तो नहीं थी जितनी अब है। अच्छा, इसको भी लेकर लोगों के मन में एक भ्रांति है। लोगों को लगता है कि महंगाई इसीलिए बढ़ती है क्योंकि डिमांड ज्यादा बढ़ती जा रही है और सप्लाई कम है। अब ये गलत फहमी है। इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि महंगाई नीचे। जैसा तो है नहीं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, हमारी प्रोडक्ट को बनाने की क्षमता कम होती जा रही है जिसकी वजह से हम लोगों को सप्लाई नहीं कर पा रहे, बल्कि इसका विपरीत है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, हमारी प्रोडक्ट को सप्लाई करने की कैपेबिलिटी बढ़ी है। जैसे कि आप लक्स साबुन की कंपनी ही कोई देख सकते हो। अगर लक्स कंपनी चाहे तो लोगों की डिमांड को पूरी नहीं कर सकती मैन्युफैक्चरिंग करके। तो ये जो हमारे मन में भ्रम है कि महंगाई इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि सप्लाई कम है, ये गलत है। हमारे पास सप्लाई की कोई कमी नहीं है। महंगाई बढ़ने का वन ऑफ द मोस्ट रीजन न्यू मनी मार्केट के अंदर आने, नए मनी मार्केट के अंदर प्रिंट करने। जब भी सरकार को लगता है कि उसको उसके खर्चे बढ़ गए हैं तो वो दो काम कर सकती है। या तो लोगों से ले सकती है, मतलब डायरेक्ट टैक्स ले सकती है लोगों से, आपका इनकम टैक्स बढ़ा सकती है या फिर आपका जीएसटी बढ़ा सकती है। लेकिन ऐसा करके वो जो है लोगों के खिलाफ ही हो जाएगी, मतलब कि लोग उनको सत्ता से हटा सकते हैं, क्योंकि काफी पॉपुलर तरीका नहीं है। या फिर जो ज्यादातर सरकार करती है, जो कि काफी काफी ईविल है, ईविल कहूंगा मैं, वो है नए नोट छापना। अब इन जब भी सरकार नए नोट छापती है तो लोगों को लगता है कि मुझे इससे क्या, सरकार मेरे जेब से तो पैसे नहीं ले रही। लेकिन सरकार नए नोट छापकर आपके जो जेब में पैसे रखे उनकी वैल्यू को जरूर कम कर देती है, और इससे लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो ये गवर्नमेंट के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है आपसे टैक्स लेने का, बिना आपको बताए। ये वो चोरी है जो मतलब कि अगर कोई चोर भी घर में आके कुछ चुराता है तो जाहिर सी बात है आपको दिख जाती है कि कुछ चीज घर में गायब है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि आपसे आपके पैसे चुरा लिए गए हैं। क्योंकि आप देखते हो आपकी जेब में तो अभी भी 100 रुपए ही रखे हैं, लेकिन असलियत में अब वो 100 रुपए की वैल्यू जो है 80 रुपए हो चुकी है। चुपचाप गवर्नमेंट ने नए नोट छापकर 20 रुपए इन्फ्लेशन टैक्स आपसे ले लिया है।
आज की इकोनॉमी में अगर कोई मिडिल क्लास आदमी जो ये सोचता है कि वो सेविंग कर ले, अगर आप अपने पैसों को चीनी के अंदर भी सेव कर लो तो भी आपको जो है इन्फ्लेशन से आप बच सकते हो, लेकिन कैश के अंदर पैसे को सेव करना आज के संदर्भ में काफी गलत राय है कि कैश जो है गवर्नमेंट कभी भी प्रिंट कर सकती है। अब मेन मेन सवाल ये है, तो मुझे कई दिनों से सता रहा था कि एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली लगभग अपनी इनकम का कितना परसेंट टैक्स गवर्नमेंट को दे रही है, ये चीज मुझे कैलकुलेट करनी थी, इसमें मेरी बहुत रुचि थी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कुछ अजम्पशन ली कि मान लीजिए एक मिडिल क्लास फैमिली है जिसमें 4 से 5 या 6 सदस्य मान लीजिए आप, पति पत्नी उनके 2 बच्चे या फिर माँ बाप भी हो सकते हैं उस फैमिली के अंदर। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली है जिसकी एवरेज मंथली सैलरी आप मान लीजिए 50,000 रुपीज है। ये मिडिल क्लास फैमिली जो है 50,000 रुपए हर महीने कमाती है। अब मिडिल क्लास फैमिली है तो वो सोचती है कि भाई कुछ इन 50,000 में से हम कुछ जो परसेंट है वो सेविंग कर ले। हो सकता है आगे उनको विदेश में भेजने पड़े, या फिर हो सकता है कि बच्चों की शादी करनी पड़े, या फिर कोई भी इमरजेंसी आ गई, तो मिडिल क्लास आदमी ये सोचता है कि इन 50,000 रुपए में से कुछ रुपए सेव कर लिए जाए। तो अगर आप इन 50,000 रुपए को 75% और 25% में बांटे कि 75% वो एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्चे करेगा और 25% वो सेव करेगा, अगर इस हिसाब से भी माने कि 37,500 तो वो अपने खर्चे करेगा जो उसकी फैमिली में है जेन्युइन खर्चे, और 12,500 वो सेव करने की कोशिश करेगा हर मंथ। ये मैंने एक मिडिल क्लास फैमिली ली है जिसकी एवरेज इनकम 50,000 है। आप चाहे तो 40,000 ले लीजिए या फिर 60,000 70। अब मेन सवाल ये है कि एक्सपेंडिचर, पहले एक्सपेंडिचर को देख लेते फिर हम सेविंग को देखेंगे। एक्सपेंडिचर के अंदर एक मिडिल क्लास फैमिली जो ज्यादा शौकीन नहीं है, शौकीन मतलब कि जो ज्यादा अयास नहीं है, वो अगर खर्चे करती है तो टिपिकली क्या क्या खर्चे होते हैं उनके, वो हम देख लेते हैं। आप 37,500 में से 2,000 रुपए थोड़ी देर के लिए साइड में रख लीजिए, 35,500 रुपए लेके चलते हैं। 2,000 रुपए मैं बताऊंगा कि क्यों मैंने साइड में रखे थोड़ी देर बाद। तो अब हम लेते हैं 35,500, ये पैसे कहाँ कहाँ खर्च होंगे एक बार हम एक्सपेंडिचर कैटेगरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है जो बेसिक नीड है इंसान की, वो सबको पता है, रोटी कपड़ा मकान। इसमें ही सबसे ज्यादा खर्चे एक मिडिल क्लास करती है, फूड क्लॉथ एंड शेल्टर। तो पहली कैटेगरी में हम फूड क्लॉथ एंड शेल्टर को रखते हैं। दूसरी कैटेगरी के अंदर हम रखते हैं यूटिलिटी आइटम। यूटिलिटी आइटम मतलब जो हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए, साबुन, कोलगेट, हार्पिक, ये सारी चीजें, मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें यूटिलिटी आइटम जो यूज में आते हैं वो आइटम। दूसरी कैटेगरी इस चीज की होगी। तीसरी कैटेगरी हो गई एजुकेशन एंड हेल्थ। मिडिल क्लास फैमिली एजुकेशन पर, अपने बच्चों की एजुकेशन पर बहुत जोर देती है, हेल्थ पर भी उनका बिल्कुल बराबर ध्यान रहता है। तो तीसरी कैटेगरी जो उनके एक्सपेंडिचर की आप रख सकते हो वो है एजुकेशन एंड हेल्थ। चौथी कैटेगरी जो है वो है फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसमें भी मिडिल क्लास फैमिली का हर मंथ कुछ ना कुछ परसेंट जो एक्सपेंडिचर है वो खर्च होता है। उसके बाद है बिल्स। बिल्स अलग अलग बिल्स आ सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे वो मोबाइल रिचार्ज बिल हो, चाहे वो वाईफाई बिल हो, कुछ भी बिल्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास लगभग 5 कैटेगरी है। हो सकता है मैंने कोई कैटेगरी मिस कर दी हो, लेकिन एक जनरल आइडिया आपको मिल गया होगा कि जनरली अगर अगर एक मिडिल क्लास है और वो कहीं ज्यादा प्रयास नहीं है, तो अगर वो एक्सपेंडिचर को अपने बांटे तो जरूर इन ये चीज उनकी लिस्ट में पक्का होगी। एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली अपने कुल एक्सपेंडिचर का लगभग 40% एक्सपेंडिचर इस रोटी कपड़ा मकान की अपनी एसेंशियल चीजों को पूरी करने में करता है। और इसके बाद जो है यूटिलिटी आइटम। यूटिलिटी आइटम में लगभग 20% जो उसका एक्सपेंडिचर है, 20% यूटिलिटी आइटम में जाता है। कोई अप्लायंसेस हो, चाहे वो उसे नई प्रेस खरीदनी हो, कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो यूटिलिटी आइटम में भी उसके एक्सपेंडिचर का कम से कम 20% हिस्सा जो है जाता है। इसी तरह 20% हिस्सा ही एजुकेशन एंड हेल्थ में भी उसके बच्चों के ऊपर वो एक मिडिल क्लास फैमिली खर्च करती है। इसी तरह 10% जो एक्सपेंडिचर है वो फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन पर जाता है, और 10% एक्सपेंडिचर बिल्स, अलग अलग प्रकार के बिल्स पे एक मिडिल क्लास फैमिली खर्च करती है। तो ये हमारे पूरे 100% हो गए। इसका मतलब है कि लगभग 14,000 के आसपास, 14,200 के आसपास रोटी कपड़ा मकान, इन बेसिक चीजों पर एक मिडिल क्लास फैमिली कम से कम उसे 14,000 रुपए तो फूड शेल्टर एंड क्लोथ में करनी पड़ती है। यूटिलिटी आइटम में 7,000 के आसपास। उसके बाद है एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ पे भी एक मिडिल क्लास फैमिली का, उसके 2 बच्चे हैं तो उनकी स्कूल की फीस और हेल्थ, कोई हेल्थ इश्यू है तो लगभग 7,000 के आसपास है, एजुकेशन और हेल्थ पर भी जाता है। और फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन 3,000 3,500 के आसपास इसमें भी एक मिडिल क्लास फैमिली खर्च करती है। उसके बाद है बिल्स। बिल्स पर भी लगभग 3,000 से 3,500, चाहे वो बिजली का बिल हो या फिर फैमिली के अलग अलग, अगर वो 2 से 3 फोन यूज करे तो उनके रिचार्ज हो, जो तो लगभग 3,000 से 3,500 रुपए यहाँ पे भी खर्च होते हैं। ये सारी चीज खर्च होने के बाद वो अपनी पूरी मंथली जो उसने एक्सपेंडिचर सोचा था 35,500 रुपए वो खर्च कर चुका है। अब हर एक खर्चे पर, हर एक एक्सपेंडिचर पर, हर एक ट्रांजेक्शन पर गवर्नमेंट या तो टैक्स नहीं लेती या फिर टैक्स लेती है। अब देख लेते हैं कि भाई
इन हर एक कैटेगरी पर गवर्नमेंट कितने परसेंट टैक्स ले रही है। तो इसके लिए हम पहले फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, जो रोटी, कपड़ा, मकान है, ये बिल्कुल एसेंशियल आइटम आते हैं। पहले फूड की बात कर लेते हैं। फूड की बात अगर हम करें तो फूड साइड में उसे वेजिटेबल और फ्रूट पर, चाहे वो शहर में रह रहा हो चाहे गाँव में रह रहा हो, वो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। वो बात अलग है कि वो अगर कोई ब्रांडेड प्रोसेस्ड फूड खाए तो उस पर उसे जीएसटी देनी पड़ेगी, लेकिन रेडियो पर या फिर किसी मंडी में या फिर किसी बाजार में अगर सब्जी और फल खरीदता है तो उसे उस पर जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। दिक्कत यहाँ शुरू होती है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो अर्बन एरिया में रह रही है, कि ज्यादातर हम अपने राशन की, जैसे सीरियल हो गई, अलग अलग प्रकार की दाल हो गई, गांव वाले लोगों के लिए ये सबसे बड़ा फायदा है कि वो जो है परचून की दुकान पर, खुली दुकान पर खुला राशन ले सकते हैं। जब आप खुला राशन लेते हो तो आपको जो है उस पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वही राशन प्रोसेस्ड होकर किसी कंपनी के टैग से आके, किसी कंपनी का अगर उस पर टैग टैग लग गया तो उस पर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो एक अर्बन अर्बन फैमिली के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि उसके आसपास जरूरी नहीं कि खुले सामान उसे मिल जाए, परचून की दुकान उसे मिल जाए। और ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली जो अर्बन एरिया में रहती है वो क्या ज्यादातर यही करती है कि रिलायंस में जाके या फिर किसी रिटेल शॉप पर जाकर, बड़ी बड़ी रिटेल शॉप पर जाकर अपने राजमा का पैकेट, छोले का पैकेट, अलग अलग प्रकार की दाल का पैकेट खरीद लेती है। ये पैकेट जो है जीएसटी के साथ आते हैं क्योंकि ये प्रोसेस्ड फूड में आते हैं। अगर आप अर्बन फैमिली, अर्बन मिडिल क्लास फैमिली के बारे में अगर आप सोचे तो लगभग 25% ही उसका फूड एक्सपेंडिचर अनप्रोसेस्ड होता होगा। 25% मतलब फ्रूट और वेजिटेबल, ये उसका एक्सपेंडिचर अनप्रोसेस्ड है जिसपे उसे कोई भी टैक्स नहीं देना। जो 75% जो वो एक्सपेंडिचर कर रहा है उस पर उसे जीएसटी देनी है। हालांकि ये जीएसटी 5% से लेकर 18% के बीच में हो सकती है। अब क्लोथ में भी यही बात आती है। हम में से कौन जो है सरोजनी के बाजार में जाकर जो है खुले कपड़े खरीद लेंगे? ज्यादातर चांसेस ये है कि हम अपने 25% जो क्लोथ की रिक्वायरमेंट है, कोई अर्बन फैमिली अपने 25% क्लोथ की रिक्वायरमेंट ही कोई खुले बाजार पे खुले कपड़े, मतलब कि अनब्रांडेड कपड़ों पर आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ब्रांडेड कपड़े है, और एक मानसिकता भी ऐसी डेवलप हो चुकी है कि ब्रांडेड कपड़े या फिर ब्रांडेड चीजों को ज्यादा प्रीफर करते हैं और अनब्रांडेड चीजें धीरे धीरे सरफेस से जा रही है। जैसे चाहे वो खुली परचून की दुकान हो या फिर वो ऐसी कोई खुला बाजार हो जहाँ पे खुले में कपड़े, अनब्रांडेड कपड़े मिलते हैं। तो यहाँ पे भी यही दिक्कत है कि जैसे ही कोई चीज ब्रांडेड हो गई, प्रोसेस्ड हो गई, उस पर टैक्स होता ही है। तो अगर आप पहली कैटेगरी में टैक्स का रेंज देखें तो आपको लगभग 5% से लेकर 18% के बीच में टैक्स देना पड़ता है। गवर्नमेंट के लिए अनब्रांडेड या फिर खुले सामान जो है काफी दिक्कत का विषय है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इन चीजों को बढ़ोतरी मिले। अर्बन एरिया में जहाँ पे आटा भी अगर आप खरीदो तो आप ज्यादातर आशीर्वाद, जैसे वो आटा प्रोसेस होके वो उस पर किसी कंपनी का टैग लग गया तो उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। और अर्बन एरिया में चाहे वो दालों के पैकेट हो, चाहे वो राजमा के पैकेट हो, चाहे छोलों के पैकेट हो, चाहे चावलों के पैकेट हो, ये सारी चीजें पर एक सेमी अर्बन और अर्बन एरिया में लोग बाग टैक्स इस पर दे रहे हैं। और अगर कोई हाई फाई एरिया है तो उस पर तो लोगों की मानसिकता यही है कि जितना हो सके किसी कंपनी का ब्रांड लिया जाए, चाहे वो इंडिया गेट के चावल हो, चाहे वो बासमती चावल हो, और इन पर वो अच्छा खासा टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है। तो इसीलिए इस कैटेगरी में जो मैंने एग्जांपल लिया है वो मिडिल क्लास का लिया है, और मिडिल क्लास जो है 5 से 18% के रेट में इस पर टैक्स जरूर दे रही है। अब अगली कैटेगरी है हमारी यूटिलिटी आइटम। यूटिलिटी आइटम के अंदर आपके चाहे वो गेट्स हो गई हो या फिर ब्रश हो गई हो या फिर साबुन हो गए हो, अलग अलग प्रकार के लक्स, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए हो, फैन, गीजर, ये सारी चीज। अब ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या फिर ये यूटिलिटी आइटम, इन पर जो ज्यादातर टैक्स लिया जाता है वो है 18%। आप लक्स साबुन पर भी 18% टैक्स देते हो, आप कोलगेट पर भी 18% टैक्स देते हो। अगर आप नया फ्रिज भी ले रहे हो तो उस पर भी आप 18% टैक्स देते हो। इसी तरह गीजर, कोई भी, ज्यादातर इन प्रोडक्ट पर 18% आपसे टैक्स लिया जाता है। या फिर आप स्मार्टफोन लो, अगर आप कोई 20,000 का स्मार्टफोन ले रहे हो तो 3600 रुपया आपको लगभग गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देने पड़ते हैं। यूटिलिटी आइटम में लगभग 18% का टैक्स दिया जाता है, लेकिन फिर भी कई हाई साइड में जो है 28% तक भी टैक्स लिया जा सकता है आपको। तो एक रेंज मान लेते हैं कि यूटिलिटी आइटम में एक मिडिल क्लास फैमिली लगभग 12 से लेकर 28% का टैक्स गवर्नमेंट को दे रही है। ठीक है। अगली अगली जो कैटेगरी है वो है एजुकेशन एंड हेल्थ। अब एजुकेशन और हेल्थ का जो मामला है वो थोड़ा सा जटिल है। जटिल इन दी सेंस की गवर्नमेंट जो है पहली से लेकर 12वीं तक जो क्लास है उन पर अगर आप कोई ट्यूशन फीस देते हो तो गवर्नमेंट इस पर कोई टैक्स नहीं लेती, क्योंकि गवर्नमेंट इसे आपका एसेंशियल आइटम में इंक्लूड करती है। और अगर आप 12वीं से ऊपर कोई भी चीज परस्यू करते हो, कोई भी कोर्स परस्यू करते हो, तो गवर्नमेंट इसे लग्जरी मानती है। गवर्नमेंट के हिसाब से पहली से लेकर 12वीं तक ये आपका अधिकार है, लेकिन अगर 12वीं से ऊपर अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो इसका मतलब आप जो है कुछ अलग हो, अब आप पे टैक्स लिया जाएगा। इसीलिए मान लीजिए अगर आप अपने बच्चों को नीट की तैयारी के लिए भेजते हो, या फिर आईआईटी की तैयारी के लिए भेजते हो, या फिर पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी के लिए भेजते हो, तो इन पर, या फिर आप मुखर्जी नगर भेजते हो एसएससी की कोचिंग के लिए, तो इन पर गवर्नमेंट जो है आपसे टैक्स लेती है।
तो ये टैक्स कितना होता है? लगभग 18%। अगर आप मान लीजिए कि कोटा के अंदर किसी नीट की तैयारी के लिए जो फीस है वो 1 लाख रुपए है, 1 साल के लिए 1 लाख रुपए, तो उस पर 18%, लगभग 18,000 रुपए गवर्नमेंट आपसे लेती है। क्योंकि गवर्नमेंट 12वीं के बाद जो भी आप अपनी इंटरेस्ट परस्यू कर रहे हो उसे एज अ लग्जरी देखती है, लग्जरी नहीं, एज अ नॉन एसेंशियल, कि एसेंशियल नहीं है तो इस पर टैक्स लिया जा सकता है। चाहे आप पैरामाउंट में कोचिंग ले रहे हो तो ज्यादातर 18% का आप टैक्स देते हो। हेल्थ के मामले में एसेंशियल दवाई जो है ज्यादातर वो टैक्स एग्जेम्प्ट रहती है, उन पर टैक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन नॉन एसेंशियल दवाई जो कि कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है उन दवाइयों की, तो उन पर जाहिर सी बात है टैक्स लिया जाता है। तो इस पर भी अगर हम देखें तो लगभग 5 से 18% का अगर हम टैक्स रेंज माने, 5 से 18 के बीच में जो है एजुकेशन और हेल्थ पर एक मिडिल क्लास फैमिली टैक्स दे रही है। अब अगली जो कैटेगरी है वो फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन है। फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आपको पता है, एक मिडिल क्लास फैमिली, मान लीजिए एक मिडिल क्लास फैमिली है, अपनी जॉब के लिए जाहिर सी बात है किसी ना किसी ट्रांसपोर्टेशन का यूज करती है, चाहे उसके पास पर्सनल व्हीकल हो, जैसे कि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास, आप कार को तो हटा ही दीजिए क्योंकि उस पर काफी ज्यादा खर्चा हो जाएगा, आप स्कूटर ही ले लीजिए, स्कूटर या बाइक। तो अगर कोई एवरेज मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी है, एक मिडिल क्लास फैमिली का जो ब्रेड अर्नर है वो काम पर जाता है, तो उसकी जो वर्क प्लेस है वो 10 किलोमीटर दूर है। तो इस स्थिति में वो रोज के 20 किलोमीटर तो ट्रेवल करता ही है। अब 10 किलोमीटर में अगर वो ट्रेवल करता है तो या फिर और भी उसके फैमिली मेंबर, अगर वाइफ भी काम कर रही है, वो ट्रेवल करती है, तो फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन पे लगभग 3,000 3,500 रुपए का खर्चा आ ही जाता है। अब दिक्कत का विषय ये है कि फ्यूल, जैसे कि पेट्रोल हो गए, उस पर 55% जीएसटी, डीजल हो गया उस पर 50% जीएसटी, तो इस पर हैवी टैक्स जो है फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी में एक मिडिल क्लास फैमिली हैवी टैक्स देता है। जैसे कि जो पेट्रोल का जेन्युइन प्राइस है, अगर टैक्स हटा दिया जाए तो वो आपको अभी भी 45 से 50 रुपए के बीच में मिल जाएगा। जी, ये 55% या फिर 50% के जीएसटी की वजह से ही पेट्रोल का जो प्राइस है वो लगभग वो है जो आप देखते हो, 94 रुपए या फिर 90 रुपए जो भी है। अब अगर कोई समझदार मिडिल क्लास फैमिली है तो वो ज्यादा प्रीफर करेगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ट्रेन हो गई या फिर पब्लिक बसें हो गई, उनका यूज करे। अगर वो कन्वीनियंट हो, अगर वर्क प्लेस जो है इन चीजों से एक्सेसिबल हो, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करके अपने खर्चे जो है ज्यादातर बचा सकती है। लेकिन ये चीज भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आज के टाइम में कार हो गई, स्कूटी हो गई, अपने घर में जो है साधन होना एक प्रेस्टीज का मामला है। गवर्नमेंट के लिए फायदे की बात है क्योंकि उसे टैक्स कलेक्ट करेगी। अगर आप स्कूटी खरीदते हो या फिर गाड़ी भी खरीदते हो तो आप गवर्नमेंट को टैक्स दोगे। बड़ी कंपनियों के लिए फायदे की बात है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज नहीं करो, जैसे कि Hyundai हो गई, सुजुकी हो गई, उनका बिजनेस ही इसी प्रेस्टीज की वजह से चल रहा है कि लोगों के अंदर ये प्रेस्टीज रहे अपना खुद का साधन लेने का। तो अगर इस कैटेगरी में भी मानने तो लगभग, अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, अगर वो टिकट भी लेता है तो लगभग 5 से 55% के बीच में, 55% हाई हो गया और 5% लो मान लेते कि 5, अगर मिडिल क्लास फैमिली स्मार्ट है और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज करे तो इस कैटेगरी में 5 से लेकर 55% का जो है टैक्स वो देती है। अगली जो कैटेगरी है वो बिल्स। अब ये बिल्स जो है, अब जैसे कि आपके आज के टाइम में इंटरनेट एक एक जरूरत बन चुकी है। इंटरनेट एसेंशियल आइटम तो नहीं है, लेकिन इसके बिना भी हम एक्चुअली एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना मेंटेन नहीं कर सकते। एक मतलब अच्छा जीवन बिना इंटरनेट के आज के समय में लोग नहीं सोच पाते। इसके टाइम में क्या है, एवरेज रिचार्ज 1.5 GB के लिए एयरटेल का शायद 300 रुपये। ये अगर फैमिली मेंबर के अंदर तीन तीन सिम ऑपरेट हो रही है तो लगभग 900 रुपये तो वो इन रिचार्ज में ही दे रहा है, मोबाइल रिचार्ज में ही दे रहा है। ठीक है, तो इन इन पे भी वो जीएसटी अट्रैक्ट करता है। ऐसी बात नहीं है कि रिचार्ज पर, ये रिचार्ज जो जीएसटी एग्जेम्प्ट है, नहीं, इन पर भी वो 18% जीएसटी देता है। तो अगर हम इस कैटेगरी, बिल की कैटेगरी में भी टैक्स परसेंटेज की जो रेंज है वो 5 से 18% रखे तो एक जेन्युइन रेंज है। मैंने कुछ ये नहीं कि ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया हो, मेरे हिसाब से ये ओके ठीक है, 5 से 18% के बीच में इस कैटेगरी में से देते होंगे। अब अगर हम लोअर टैक्स अमाउंट माने कि जो लोअर साइड है, जैसे कि फूड में 5% और यूटिलिटी आइटम में 12, तो एजुकेशन में 5, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन में 5 और बिल में 5, अगर हम इन लोअर साइड को भी कैलकुलेट करें और अगर हम लोअर टैक्स अमाउंट भी निकाले तो फूड, क्लोथ एंड शेल्टर की कैटेगरी में हम 710 रुपए पे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूटिलिटी आइटम में हम 852, एजुकेशन एंड हेल्थ में हम 355, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन में हम 177.5, बिल्स में हम 177.5। अब ये जो है, ये मैंने गवर्नमेंट को काफी छूट दे दी इन दी सेंस की 177 रुपये आप फ्यूल में खर्च कर रहे हो, कोई चांस ही नहीं है। आप अगर एक बार में अगर आप 500 रुपये का फ्यूल अपने व्हीकल में डलवाते हो तो उसमें भी 55%, आप 250 रुपये जो है गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे रहे हो। लेकिन फिर भी आप जो है एक लोअर रेंज के लिए आप इन डाटा को थोड़ी देर के लिए सच मान लीजिए कि हाँ ठीक है, कि क्या पता वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करता हो और उसे ये टैक्स देने की जरूरत ना हो, तो वो 5% टैक्स ही देता होगा इस कैटेगरी में। तो अब हम हायर परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं कि हायर टैक्स अमाउंट वो कितनी पे कर, अपर टैक्स अमाउंट वो कितनी पे करता होगा। तो फूड, क्लोथ एंड शेल्टर के अंदर 2,500 के आसपास, 2,556, और यूटिलिटी आइटम में 1,900 के आसपास, और एजुकेशन एंड हेल्थ में 1,200 के आसपास, और फ्यूल के अंदर 1,900 रुपये के आसपास, और बिल्स के अंदर लगभग 640 रुपये के आसपास। तो ये हायर टैक्स अमाउंट। तो लोअर जो हमारे पास टैक्स अमाउंट है वो मैंने बता दिया, अपर टैक्स अमाउंट ये है।
ये जो मैंने आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली जिसकी 50,000 रुपए की इनकम है, उसको 2 टुकड़ों में बाँट दीजिए। 75% हो गया 37,500। अब मैंने कहा था कि इस 37,500 में से 2,000 रुपए आप जो है थोड़ी देर के लिए साइड में रख लीजिए। ये 2,000 रुपए मैंने इसीलिए रखे क्योंकि मैं इनकम टैक्स को भी इंक्लूड करना चाहता था। जैसे कि वो एक सोल ब्रेड अर्नर है मिडिल क्लास फैमिली में, हस्बैंड जो है, सिर्फ हस्बैंड ही कमाता है, वो किसी प्राइवेट जॉब में है और वो 50,000 रुपए की उसे सैलरी मिलती है। तो इसका मतलब उसकी एनुअल इनकम जो है 6 लाख रुपए है, उसको लगभग 22,000 रुपए टैक्स इनकम टैक्स में देने होंगे। उनको अगर हम 12 से डिवाइड करें, हर एक महीने का अगर हम हिसाब निकालें तो लगभग 2,000 रुपए के आसपास। तो हर महीने 2,000 रुपए वो पर्सनल इनकम टैक्स देता है। अब मान लीजिए वो हर एक तरीके अपनाकर कोई टैक्स नहीं दे रहा है। मान लीजिए कि ये जो 50,000 वो अकेले नहीं कमा रहा है, 30,000 वो कमा रहा है, 20,000 उसकी वाइफ कमा रही है, जिसकी वजह से उनको कोई पर्सनल टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। तो मान लीजिए कि इस कैटेगरी में जो मिनिमम टैक्स है वो 0% दे रहे हैं, जो कि ज्यादातर संभावना है, और जो हाइयर टैक्स है वो 2,000 रुपए हर महीने। तो इसमें लोअर टैक्स क्या है, 0 रुपए, और हाइयर क्या है, 2,000 रुपए। हर मिडिल क्लास आदमी ये सोचता है कि क्योंकि उसे पता है इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, पता है उसे, क्या पता आगे अपने बच्चों को विदेश में भेजना हो हाइयर स्टडी के लिए, ये भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हर एक मिडिल क्लास आदमी ये सोचता है कि वो कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर सेव करे। ये डिपेंड करता है कि वो अपनी इनकम के जो है कितने परसेंट, कुछ मिडिल क्लास हो सकता है सिर्फ 10% करे, कुछ 15%, कुछ 25%, कुछ 30% भी। लेकिन मेरे हिसाब से 25% जो है अच्छा है, बिना अपने बिल्कुल पेट को बिचे हुए। क्योंकि अगर वो 30% पे जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसके जो एक्सपेंडिचर है उनमें उन्हें कटौती करनी पड़ेगी। अब ये जो एक्सपेंडिचर मैंने बताया सारे जरूरी जरूरी एक्सपेंडिचर है, इन पर कटौती करने की जो चेष्टा नहीं रखनी चाहिए। तो वो मान लीजिए 25% वो सेव कर पा रहा है 50,000 की सैलरी में से, मतलब 12,500 रुपये वो सेव करता है। अब भाई दिक्कत ये है मिडिल क्लास के लिए कि वो ज्यादातर अपनी इस अमाउंट को जो है लिक्विडिटी या कैश के अंदर ही सेव रखता है, मतलब बैंक अकाउंट में ही उसकी ये अमाउंट सेव रहती है। वैसे उसके लिए फायदे का काम ये रहेगा कि वो किसी म्यूचुअल फंड खरीद ले या फिर कोई इंडेक्स खरीद ले, लेकिन इसको लेकर उसको कन्विंस कर पाना, मिडिल क्लास फैमिली को कन्विंस कर पाना काफी मुश्किल। तो ज्यादा से ज्यादा आप किसी मिडिल क्लास फैमिली को अगर कन्विंस कर सकते हो तो वो है कोई एफडी करवाने के लिए, एफडी तक ही आप उनको कन्विंस कर सकते हो। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है अपने। मैंने खुद जब अपने रिलेटिव्स को एडवाइस दी कि आप जो है अपने फ्रेंड को या फिर कोई भी जिनको मैं जानता हूँ, अगर उनको एडवाइस देता हूँ कि अपनी सेविंग जो है आप किसी म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर में, अब म्यूचुअल फंड वैसे पॉपुलर होते जा रहे हैं लेकिन फिर भी शेयर मार्केट में आप जो है अपनी सेविंग का कुछ परसेंट जो है आप जरूर इन इंस्ट्रूमेंट में लगाए, तो ज्यादातर रिस्पॉन्स, सबसे हाई रिस्पॉन्स, सबसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे यही मिला है कि चलो देखेंगे। अब जाहिर सी बात है जिसका मतलब है ना। लेकिन उनकी भी मजबूरी आप समझ सकते हो कि उन मिडिल क्लास के लिए कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। तो 12,500 रुपये ही अगर वो किसी इंस्ट्रूमेंट में डाल देंगे, जैसे कि बॉन्ड हो गए या फिर शेयर हो गए, तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी और उनको उसी टाइम चाहिए। तो ज्यादातर क्या करते हैं कि 20%, 12,500 का 20%, जो कि लगभग लगभग मान लीजिए 2,500 रुपये जो है वो LIC के अंदर, कोई LIC करवा लेता है। अब LIC जो है मिडिल क्लास फैमिली के अंदर काफी पॉपुलर चॉइस है, ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली जरूर LIC की तरफ सोचती है। हालांकि इन्फ्लेशन अगर 6% है, या फिर कोविड के टाइम जब इन्फ्लेशन 8% था, तो ये LIC जो बॉन्ड थे ये वर्थलेस थे, बल्कि इनमें भी आप अपने पैसे लूज कर रहे थे। 80%, तो मान लीजिए 10,000 रुपये वो जो है बैंक में रख रहा है हर महीने। अगर वो 10,000 रुपये बैंक में हर महीने रख रहा है तो जाहिर सी बात है बैंक से आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, 3 से 4%। लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट है अगर वो 6% चल रहा है, एनुअल इन्फ्लेशन रेट अगर 6% है, जो कि इस टाइम शायद होगा भी 5.5 है। मान लीजिए आप आपके 1 साल के बाद 1,20,000 रुपये बैंक में पड़े, तो इसको अगर आप 4% इंटरेस्ट मिल भी गया और 6% इन्फ्लेशन रेट अगर आप पे कर रहे हो उस पर, तो -2% अगर आप हिसाब लगाए तो लगभग 2,500 के आसपास आप जो है इन्फ्लेशन टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हो। गवर्नमेंट कहेगी ये टैक्स आप हमें नहीं दे रहे हो, हमारी कोई इसमें रोल नहीं है, हम ये तो सप्लाई की वजह से। लेकिन मेरा मानना यह है कि इन्फ्लेशन की सबसे सबसे जेन्युइन वजह और सबसे मुख्य वजह गवर्नमेंट का नए नोट छापना है, ना कि सप्लाई साइड का शोक। ठीक है, सप्लाई साइड शोक आ जाती है, जैसे कि टमाटर की हार्वेस्टिंग बिगड़ गई, या फिर आलू प्याज की जो है मॉनसून अगर लेट आया तो उसकी वजह से सप्लाई कम हो गई। लेकिन आप मुझे कह रहे हो कि हल्दीराम कंपनी जो है हल्दीराम नमकीन नहीं बना पा रही क्योंकि उसके पास सप्लाई की कमी है। बुलशिट, बुलशिट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हल्दीराम कंपनी के जो पैकेट है उनका प्राइस कम हो गया? क्यों चीजों का प्राइस जो है लगातार बढ़ रहा है? क्या इसका कारण सप्लाई साइड है? नहीं, सप्लाई ज्यादा की जा सकती है, वो हमारे हाथ में है आज के समय में।
ठीक है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद, मैन्युफैक्चरिंग हब होने के बाद, इंडस्ट्री होने के बाद, फैक्ट्री होने के बाद हम सप्लाई को चाहे तो पूरी कर सकते हैं। इन्फ्लेशन का बढ़ना, सबसे प्राइमरी कारण इन्फ्लेशन का जो है वो है नए नोट मार्केट में आना। नए नोट जब मार्केट के अंदर आते हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है, और ये नए नोट प्रिंट करने की अथॉरिटी आरबीआई के पास है, मतलब गवर्नमेंट के पास है। तो इन्फ्लेशन का मेन रीजन गवर्नमेंट ही है। तो ये जो 2,500 रुपये एक मिडिल क्लास फैमिली हर साल इन्फ्लेशन के रूप में लूज कर रही है, अब ये 2,500 भी सब्जेक्टिव है। जैसे कि अभी इन्फ्लेशन रेट मान लीजिए 6% का चल रहा है, तो ये किसी एक चीज का प्राइस नहीं है, ये पूरी एक बास्केट है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जिसको कैलकुलेट करके आपको बताया जाता है कि भाई एवरेज जो है 6% हर साल महंगाई बढ़ रही है। कोई चीज एक साल पहले 100 रुपए की थी, अगली साल 106 रुपए की हो जाएगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी, मान लीजिए आपको जो है घर बनाना है, आप इसीलिए सेव कर रहे हो, तो बेशक इन्फ्लेशन रेट 6% पड़ रहा हो, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आपके ईंट सीमेंट के कट्टे वो जो है 10% के हिसाब से उनमें इन्फ्लेशन हो रहा हो। तो ये भी एक सब्जेक्टिव है। मान लीजिए जो चीज आपको चाहिए, अगर उनमें इन्फ्लेशन 10% है, तो वो तो जाहिर सी बात है, आप जो है अपने पैसे सेव करके लगभग 10% जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, सिर्फ पैसे सेव करने की वजह से। लेकिन मान लीजिए कि 6% जो जो बास्केट है जिसके अंदर हर एक चीज इंक्लूड है, वो 6% लेके चलते हैं, लेकिन ये भी एक सब्जेक्टिव डाटा है, सब्जेक्टिव है इन द सेंस की जो चीज आपको चाहिए क्या पता वो किस हिसाब से महंगाई उसमें आ रही हो। तो ये था सेविंग साइड में इन्फ्लेशन का नुकसान। अब ये कितना निकल के आता है, तो अगर अगर 2,500 रुपये आप एनुअली खो रहे हो अपनी वैल्यू को, तो लगभग मंथली आप 200 रुपये के आसपास आपकी वैल्यू जो है कम होती जा रही है। तो इन्फ्लेशन टैक्स आप हर महीने 200 रुपये गवर्नमेंट को दे रहे हो इन्फ्लेशन टैक्स के रूप में। तो ये 200 रुपये भी हम टोटल टैक्स में आगे कैलकुलेट करने वाले हैं। गवर्नमेंट के लिए इनकम टैक्स इतना बड़ा इशू नहीं है जितना हम समझते हैं। अगर आप गवर्नमेंट का रिवेन्यू देखिए तो लगभग 20% के आसपास ही वो इनकम टैक्स से कमाती है, और जो ज्यादातर जीएसटी कलेक्शन हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी हो गई, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, इनके माध्यम से कमाती है। तो इसीलिए इनकम टैक्स गवर्नमेंट के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। और मैं कैलकुलेट, जब आप आगे देखोगे, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली जो ये सोचती है कि वो इनकम टैक्स नहीं दे रही है तो वो टैक्स के बोझ में नहीं दबी हुई है, ये झूठ है, क्योंकि इनकम टैक्स उसके टोटल टैक्स का 20% भी नहीं है। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, अब जो सेविंग है, जो सेविंग उसने कर रखी है, वो सेविंग कभी ना कभी तो वो खर्च करेगा। गवर्नमेंट को ये बात पता है कि भाई आप कर लो सेविंग, उसको कहीं ना कहीं तो वो भी कभी ना कभी तो एक्सपेंडिचर का रूप लेगी। चाहे चाहे आपको अपने घर की रिपेयरिंग करनी हो, या फिर नया घर बनाना हो, या फिर अचानक हेल्थ इमरजेंसी आ गई हो, तो ये भी एक्सपेंडिचर करोगे। और जब आप इनकी एक्सपेंडिचर करोगे, तो आप 8 से 18% टैक्स इन पर भी मिनिमम दे ही दोगे। क्योंकि आप ज्यादा हो सकता है ये आप एसेंशियल आइटम पर खर्च ना करो, क्योंकि एसेंशियल आइटम पर तो आप हर महीने खर्च कर ही रहे हो। ये जो ज्यादातर खर्चे है, ये आप कार खरीद लो, हो सकता है आप कार के लिए सेव कर रहे हो, कोई बड़े अप्लायंसेस के लिए सेव कर रहे हो, तो या फिर आप नया घर बनाओगे, तो इनमें जो है आप जो है 8 से 18% का टैक्स दोगे। तो ये भी अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग मिनिमम रेंज इसकी 8% अगर हम करें तो लोअर टैक्स अमाउंट है 1,000 रुपये, और अगर हम हायर ले तो 2,250 रुपये इस पर भी मंथली आप टैक्स पे कर रहे हो अपनी सेविंग पर, क्योंकि फ्यूचर में आप इसका भी एक्सपेंडिचर करने वाले हो। अब मुझे नहीं लगता और कोई टैक्स बचा है। ठीक है, अगर हम इन टैक्स को ऐड करें, लोअर टैक्स अमाउंट को ऐड करें, तो हमारे पास आता है 3,882। ये तो वो है जो आप खूब गवर्नमेंट पर खूब जेन्युइन होकर, मतलब गवर्नमेंट पर खूब ट्रस्ट करके, आस्थावान होकर सोच रहे हो कि कम से कम मैं 3,882 ही टैक्स दे रहा हूँ। हायर साइड में आप दे रहे हो 12,913। तो 3,882 से लेके 12,913 के बीच में आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो। अगर आप एवरेज भी इसकी निकालो, मतलब इन दोनों को ऐड करके 2 में भाग करो, तो आपके पास आता है 8,397.5 रुपए। ये मानना है कि आप 8,397 से ज्यादा टैक्स दे रहे हो, क्योंकि आपने फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ 5% ही लोअर रेंज ली है, ज्यादातर संभावना आप उसमें भी 55% जेनुअनली दे रहे हो। तो मेरी पर्सनली ये मानना है कि आप जो है 8,397 से भी ज्यादा आप जो है गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो अपने 50,000 रुपए की। लेकिन फिर भी अगर हम 8,397 रुपए मान ले कि ये टैक्स दे रहे हो आप, तो ये टैक्स जो है कुल आपके 50,000 का 16.8% यानी 17% के आसपास है। ये है एक मिडिल क्लास फैमिली की स्थिति, कि एक मिडिल क्लास फैमिली आज के टाइम में मिनिमम 17% टैक्स दे रही है। मेरा मानना है कि हो सकता है कि वो 20% टैक्स दे रही है, क्योंकि मैंने जो अपनी कैलकुलेशन में कई सारी चीजें जो है एक्सक्लूड कर दी। मैंने इस फैमिली को जो है बहुत ही बेचारी फैमिली बताई है, जो कि काफी सज्जन फैमिली है, जो कि सिर्फ जरूरी खर्चे करती है, जो कि कभी रेस्टोरेंट में नहीं जाती, कोई फैमिली डाइनिंग नहीं करती, कहीं घूमने नहीं जाती, या फिर कोई अय्यास नहीं है। तो मतलब अब हो सकता है अगर आप अय्यास नहीं हो, आपके बच्चे की कुछ इच्छा हो कि भाई उसे कोई नई चीज खरीदनी है, तो फिर भी ये सेफ साइड कि भाई वो कोई अय्यासी नहीं कर रही है, वो जरूरी खर्चों पर खर्च कर रही है, तब भी उन जरूरी खर्चों पर आप 17% दे रहे हो। तो अगर आप थोड़ी सी अय्यासी अगर इंक्लूड कर भी लो, जो बुरी बात नहीं है, तो लगभग 20%। मेरा मानना है कि ये 50,000 इनकम वाली मिडिल क्लास फैमिली जो है, जिस फैमिली के अंदर 4 से 6 सदस्य है, वो जो है 20% अपना टैक्स गवर्नमेंट को दे रही है।
सकता है इसमें कुछ नंबर की इधर उधर की गलती हो, कोई टैक्स परसेंटेज की गलती हो, लेकिन कोर मैसेज ये सेम है कि अगर गलती भी है तो मिनिमम 15% आप टैक्स जरूर दे रहे हो। इस मिडिल क्लास फैमिली को एक स्टैंड पॉइंट बनाकर, एक मिडिल ग्राउंड बनाकर अब हम एक्सप्लोर करेंगे इसकी हायर साइड और इसकी लोअर साइड। हायर साइड के अंदर वो लोग आ गए जिनकी जो मंथली इनकम है वो 50,000 से ज्यादा। जैसे जैसे आपकी इनकम और बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी टैक्स की लायबिलिटी भी और बढ़ती जाएगी। जब आप 50,000 में 20% के 18% के आसपास जो है टैक्स दे रहे हो, तो और हायर साइड पर तो आपको और टैक्स देना पड़ेगा। वो कैसे, ये देखिए। हायर साइड में देखिए, अगर आप 70,000 रुपए कोई हाउस होल्ड कमा रहा है तो लगभग उसके 8 लाख एनुअल इनकम पर उसे 10% टैक्स देना पड़ेगा। कोई अगर 1 लाख रुपए हाउस होल्ड इनकम है तो उसे उसकी हो गई 12 लाख, 12 लाख पर 15%, उसके ऊपर 20%। अगर कोई 15 लाख से ऊपर कमा रहा है तो इसका मतलब है कि 30% तो वो इनकम टैक्स ही दे रहा है। अभी मैंने एक्सपेंडिचर टैक्स भी नहीं गिना है, ना ही इन्फ्लेशन टैक्स, भूल जाओ उन चीजों को। तो जब वो 30% इनकम टैक्स ही दे रहा है, मान लीजिए उसके पास कोई सीए है, बहुत ही जीनियस सीए, जो कि उसके टैक्स को काफी कम कर देगा, तो इस साल नहीं देगा, अगली साल नहीं दे देगा, लेकिन उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपने टैक्स अमाउंट सेव कर भी ली है तो आप उसे कहीं ना कहीं तो एक्सपेंडिचर उसका करोगे। अब बेसिक आपकी जो सुविधा है, जो बेसिक चीजें, वो जो टैक्स एजेंट चीजें, जो एसेंशियल चीजें जिन पर टैक्स कम लगता है, वो 35,500 में आपकी पूरी भी हो जानी है। अब जो एडिशनल इनकम आपकी है उनको अगर आप खर्च करोगे तो किसी हाइयर टैक्स रेंज वाली चीजों पर ही तो खर्च करोगे। तो अगर आपने इनकम टैक्स बचा भी लिया तो एक्सपेंडिचर ही तो करोगे उस इनकम का, वहां पर आपसे क्या ले लिया जाएगा, हिसाब तो भाई आपसे चुकाया जाएगा। हायर साइड में ये टैक्स 30% से 40%, 50% भी लोग दे रहे हैं जेन्युइनली। 50% अपनी इनकम का, उससे भी ऊपर 55-60%। ठीक है, तो ये तो था हायर साइड। लोअर साइड में जो है लोग टैक्स इतना नहीं दे रहे। एक तो इनकम कम है, इनकम कम है तो जाहिर सी बात है जो ज्यादातर उनके एक्सपेंडिचर है वो बिल्कुल एसेंशियल चीजों पर रहने वाले हैं। एसेंशियल चीजों पर टैक्स वैसे भी कम लिया जाता है। दूसरा, जो लोअर एंड, जिनकी लोअर इनकम है, वो जो है ज्यादातर रूरल एरिया में रह रहे हैं, जहाँ पर उनको खुले खुले सामान मिल जाते हैं। जो कि मान लीजिए कोई गाँव में रह रहा है तो उसको खुली सब्जी अपने खेतों से ही आ जाता है, गेहूँ उसका उसके खेतों से ही आ जाता है, चक्की से वो उसे पीस लेता है। तो जाहिर सी बात है उसे कोई ब्रांड का गेहूँ या फिर कोई ब्रांड का आटा खरीदने की जरूरत है नहीं। दाल, राजमा, ये सारी चीजें वो खुली खरीदता है, तो उन पर भी उसके टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो लोअर रेंज है उसका, जाहिर सी बात है वो टैक्स कम तो देता है, लेकिन जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन टैक्स हर कोई देता है, हर कोई, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। अमीरों पर इन्फ्लेशन टैक्स इतना ज्यादा ज्यादा इशू नहीं है, क्योंकि अमीर जो है उनके पास इनफ मनी होता है कि वो अपनी चीजों को, अपने इनकम को सेविंग, किसी सेविंग स्कीम में, शेयर मार्केट में लगा सके, गोल्ड खरीद सके, सेविंग मीडियम से बॉन्ड खरीद सके। इनके जरिए वो जो है, उसके पास एक पैसिव इनकम इनके जरिए भी आती है, तो उसे इन्फ्लेशन का इतना डर नहीं है। ये जो 50,000 सैलरी वाले जो लोग हैं, 50,000 इनकम वाले लोग हैं, इनके लिए, इनको पता है कि ये शेयर मार्केट को रिस्की समझते हैं, तो इनकी सेविंग इनके लिए पैसिव इनकम नहीं है, इनके लिए ये एक लायबिलिटी है। और जो इनसे भी नीचे लोग आते हैं, जो सेविंग कर ही नहीं पाते, जो एक्सपेंडिचर पर ही जी रहे हैं, तो उनको इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा प्रभाव उन पर गिरता है। हायर साइड जो पर्सनल टैक्स ज्यादा देती है, तो लोअर साइड पर इन्फ्लेशन का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन फिर भी आप मिनिमम मान के चलिए कि लोअर साइड भी 10% तो दे ही रही है एक्सपेंडिचर के जरिए ही। अब टैक्स बचाया कैसे जाए, ये सवाल भी आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कैसे की जाए। मैंने शायद एक सीरीज के अंदर देखा था, ओजार्क, उसमें वो कह रहा था कि भाई जो मनी है वो आपके डिजायर की एक्सटेंशन है, कि अगर आप उनके पास पैसा है तो आप अपनी और डिजायर को पूरी कर सकते हो। अब इन डिजायर को जब भी आप पूरी करने जाओगे तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। टैक्स से बचना जो है आगे आगे और भी मुश्किल होता जाएगा। ये जो आप खुली परचून की दुकान फिर भी हमें देखने को मिल जाती है, धीरे धीरे ये देखने को भी नहीं मिलेगी। हर चीज ब्रांडेड या फिर प्रोसेस्ड हो जाएगी। अनब्रांडेड क्लोथ जो है मार्केट से चले जाएंगे, या फिर कहीं दूर दराज के एरिया में मिलेंगे, जहाँ पर जाने में ही आपके फ्यूल का खर्चा हो जाएगा। अच्छा, लोगों का भी टेस्ट जो है ब्रांडेड चीजों पर ज्यादा जा रहा है, वो भी उनके लिए हानिकारक है। अब आप उनसे ये तो नहीं कह सकते कि भाई आप फोन मत खरीदो क्योंकि उस पर 18% जीएसटी लग रहा है, क्योंकि फोन भी आपके आपकी जरूरत बन चुकी है आज के टाइम में। एसेंशियल आइटम तो नहीं है, ऐसा नहीं कि इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आज के टाइम में फोन, सारी बेसिक चीजें जरूरत बन चुकी है। मेरा ये मानना है कि लोगों को ज्यादा अच्छी तरह से पता है कि उन्हें अपने पैसे कैसे खर्च करने हैं गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। मेरा मानना है कि गवर्नमेंट का किसी भी हालात में जो आप पर टैक्स लाइबिलिटी है वो 10% से फालतू नहीं होनी चाहिए, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो। एक एक रेंज होनी चाहिए कि भाई आपसे हम 10% टैक्स तो लेंगे। ये वैसे ये बुरी एडवाइस नहीं है, आप चाहे बेशक ये कहो कि मैं अमीरों पर सॉफ्ट हो रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर टैक्स कम होगा तो उससे जो है गरीब को भी फायदा मिलेगा, इन द सेंस कि सोचते हैं कि जो अमीर है उसे ज्यादा टैक्स लिया जाए। इस पर किसी दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्यों ये अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि ज्यादा टैक्स अगर आप उनसे लोगे तो आप उनकी उस स्पिरिट को खत्म कर दोगे, जो जब उन्हें पता चलेगा कि भाई मैं क्यों कमाऊं, जब गवर्नमेंट ही मुझसे जो है 50% से ऊपर टैक्स, 50% मेरी इनकम गवर्नमेंट ही ले लेगी, तो मैं कमाऊं ही क्यों, मुझे तो कोई टैक्स का कुछ ज्यादा बेनिफिट मिल नहीं रहा। अगर अगर वो कमाएगा नहीं तो गवर्नमेंट टैक्स किस पर लगाएगी, प्रोडक्ट नहीं आएंगे मार्केट के अंदर, गुड एंड सर्विस नहीं आएंगे। क्योंकि आपको, चाहे आप मानो इस बात को चाहे ना भी मानो, आपको चाहिए ऐसे लोग जो रिस्क ले सके, जो प्रोडक्ट डिजाइन कर सके, गुड एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर सके। गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती, गवर्नमेंट को बिजनेसमैन चाहिए।
हमें भी बिजनेसमैन चाहिए, जो क्लोथ और ये स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ हमें इसीलिए नहीं मिल रही क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्हें प्रोड्यूस किया है। गवर्नमेंट की एक बीएसएनएल की सिम है, और लोगों को पता है कि उसमें कितने इशू है। लोग क्यों एयरटेल या फिर किसी प्राइवेट एंटरप्राइज पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से पता है कि उन्हें अपने पैसे कैसे खर्च करने चाहिए गवर्नमेंट के कंपैरिजन। गवर्नमेंट आप ले लिया सबसे टैक्स, अमीरों से 50% टैक्स ले लिया, तो हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट अब इस टैक्स को जो है अच्छी तरह यूटिलाइज करेगी उनके कंपैरिजन में जिनके पैसे थे। ये रिडिकुलस आइडिया है। मेरा इस सारी चीज़ों पर ये टेक है कि अगर दो चीज़ कम हो जाए तो ये सबके लिए भला करेगी कि भाई 10% टैक्स सब दो। अब जो ये सोचते हैं ना कि गरीब लोग, गरीबों को खासकर ये बात बताई जाती है कि आपसे हम टैक्स नहीं लेते, ये झूठ है, आपसे भी टैक्स लिया जाता है। 10% तो आपसे भी लिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमेशा अमीरों को गरीबों से लड़वा करके अमीर जो है लुटेरे है, अमीर को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। इससे किसी को फ़ायदा नहीं है। अपनी सैलरी का 10% हिस्सा देने में किसी गवर्नमेंट को देने में किसी को हर्ज नहीं है, और गवर्नमेंट इस जरिए से ज़्यादा टैक्स भी कलेक्ट कर सकती है। अगर कोई 10 रुपये कमाता है तो वो जरूर 1 रुपये देने में इतना नहीं हिचकिचाएगा। अगर कोई 100 रुपये कमाता है तो 10 रुपये, 1 लाख रुपये कमाता है तो 10,000, 10 लाख कमाता है तो 1 लाख, ठीक है, 1 करोड़ कमाता है तो 10 लाख। इसमें मुझे लगता है कि ना ही इतनी ज़्यादा टैक्स इवेजन होगा, और दूसरा इन्फ्लेशन, तो सरकार से नोट छापने की जो क्षमता है उसे हटा दिया जाए, उससे भी सबको फायदा होगा। तो मेरी इस वीडियो में एंड में सिर्फ दो ही सजेशन है। पहला ये कि आप 10% टैक्स सबसे लो, और दूसरा ये कि सरकार को नए नोट प्रिंट करने की जो पावर है अपने हाथ से निकाल देनी चाहिए। सरकार को नए नोट नहीं छापने चाहिए। ये मेरी दो राय है। आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि इसको लेकर आपका क्या मानना है। हो सकता है मैंने कुछ गलती की हो, या फिर हो सकता है मैंने बहुत गलती की हो। जो मेरा मानना है वो मैंने आपको बताया है।